नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एवं उत्तर प्रदेश में। मैं हूं आपके साथ हर्षदा जोशी। आइए नजर डाल लेते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। लखनऊ के लोक भवन में योगी कैबिनेट की हुई बैठक। कई अहम प्रस्तावों पर लगी कैबिनेट की मुहर। संभल में स्टेडियम बनाने का प्रस्ताव पास। पर्यटन नीति को मिली मंजूरी। मैनपुरी से भाजपा उम्मीदवार रघुराज शाक्य ने भरा नामांकन। कहा, इस बार मैनपुरी में खिलेगा कमल। नेताजी की समाधि पर पहुंचकर लिया आशीर्वाद। शिव पांडे को उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कोषाध्यक्ष की कमान। राष्ट्रीय महासचिव केसी वेणुगोपाल ने जारी किया आदेश। प्रदेश में कांग्रेस संगठन को मिलेगी मजबूती। बाहुबली मुख्तार अंसारी के साले आतिफ रजा पर कोर्ट का शिकंजा। प्रयागराज कोर्ट ने बढ़ाई 7 दिनों की कस्टडी। आय से अधिक संपत्ति रखने के मामले में ईडी ने किया है गिरफ्तार। गोरखपुर के शाहपुर इलाके में सनसनीखेज वारदात। पिता और 2 बेटियों ने की आत्महत्या। पुलिस और फॉरेंसिक टीम जुटाए साक्ष्य। अब खबरें विस्तार से। लखनऊ के लोक भवन में योगी कैबिनेट की बैठक हुई, जिसमें कई अहम प्रस्तावों पर कैबिनेट की मुहर लगाई गई। तो संभल में स्टेडियम बनाने को लेकर प्रस्ताव भी पारित हुआ गया और पर्यटन नीति को भी मंजूरी मिल गई। तो वहीं पुराने महलों को हेरिटेज होटल बनाने को लेकर सरकार सहयोग करेगी। वहीं योगी कैबिनेट ने शीतकालीन सत्र से जुड़े प्रस्ताव को मंजूरी दी है। विधानसभा का शीतकालीन सत्र 5 दिसंबर से शुरू होगा, जिसमें सदन की कार्यवाही की जाएगी। सत्र 3 दिन तक चलेगा। साथ ही यूपी विशेष सुरक्षा बल की 3 वाहिनी के वाहनों की व्यवस्था भी की गई है, जिसमें 244 नए वाहन क्रय किए जाएंगे और पुराने वाहनों को नीलाम किया जाएगा। वर्तमान में क्रिटिकल केयर मेडिसिन के 20 बेड क्रियाशील हैं, जिसके कारण मरीजों की भर्ती लंबे समय से प्रतीक्षा सूची में रहना पड़ता है। इसमें से 12 बेड और जोड़े गए। आज उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण नीति में कुछ संशोधन किया गया है और इस संशोधन का लक्ष्य है कि जो अभी तक 20 अगस्त 2022 को लक्ष्य था हमारा 40,000 करोड़ रुपए का निवेश आकर्षित करना, 3 इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण क्लस्टर्स EMC की स्थापना, राज्य में 3 उत्कृष्टता के केंद्रों को स्थापना किया जाना, घरेलू वैश्विक निवेशकों हेतु ESDS पार्क की स्थापना, फैब इकाइयों की स्थापना के माध्यम से सेमीकंडक्टर विनिर्माण में प्रवेश आकर्षित करना और लगभग 4 लाख रोजगार के अवसर प्रदान किया जाना। इसमें विशेष रूप से जो खास तौर से फोकस किया गया है वो इस बात पर कि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को फैसिलिटेट करें। जो प्रोत्साहन बढ़ाए गए, खास तौर से 200 करोड़ के स्थिर पूंजी निवेश पर 10 करोड़ की अधिकतम सीमा सहित 15% पूंजी अंश उपादान यानी सब्सिडी, 200 करोड़ से 1000 करोड़ रुपए के मध्य निवेश पर 150 करोड़ रुपए की अधिकतम सीमा सहित 15% पूंजी उपादान, 1000 करोड़ से अधिक निवेश पर तथा न्यूनतम 3000 व्यक्तियों हेतु। इस नीति के तहत हमने कहा है कि आने वाले 5 वर्षों में 22,000 मेगावाट सौर ऊर्जा का हम उत्पादन करेंगे। जिस 22,000 मेगावाट, जिसमें 14,000 मेगावाट सोलर पार्क और ऐसे ओपन एक्सेस के जरिए हम लेने का हमारा प्रयास है, जनरेट करने का प्रयास है। सोलर रूफटॉप जो आवासीय है रेजिडेंशियल, उससे 4500 मेगावाट और अनावासीय रूफटॉप जो है उससे 1500 मेगावाट सोलर एनर्जी पैदा करने का विचार है। उसी तरह किसानों के खेतों में और किसानों का जो एग्रीकल्चर फीडर होता है उससे भी 2000 मेगावाट पैदा करने का हमारा लक्ष्य है। इसमें एक बहुत बड़ी बात ये सरकार ने मंजूर किया है कैबिनेट ने
कि इस सोलर एनर्जी के जनरेशन के साथ साथ हम उसके स्टोरेज की भी व्यवस्था के लिए भी हम अपनी पॉलिसी में मदद देंगे। और आपको याद होगा तो इस तरह की व्यवस्था जो औद्योगिक विभाग जो औद्योगिक नीति लेकर के आया था, तो उसमें भी ये व्यवस्था की गई थी कि जो पंप स्टोरेज के जो हमारे जो प्रोजेक्ट्स होंगे उनको इंडस्ट्रियल पॉलिसी, तो वही इंसेंटिव, सेम इंसेंटिव हम सोलर पॉलिसी में भी बिल करके एक वन टाइम असिस्टेंस उस यूनिट को देंगे, उस युवा को एम्प्लॉय करने के लिए, तो युवाओं को रोजगार प्रदान करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। दूसरा, इसमें नए नए टेक्नोलॉजीज एमर्ज हो रही हैं आईटी के क्षेत्र में। तो एमर्जिंग टेक्नोलॉजीज में जो स्टूडेंट्स को या एम्प्लॉयज को अपनी नॉलेज को या स्किल को अपग्रेड करने की आवश्यकता रहती है, वो उनको कोर्स करने पड़ते हैं। कोर्स के लिए कई बार उनके पास में आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं होती कि वो उस कोर्स को कर लें। तो ये नीति ये भी व्यवस्था कर रही है कि स्किल डेवलपमेंट के लिए हम कोर्सेज सेलेक्ट करेंगे कि किसमें हमारे को ये देना है। हम इंस्टीट्यूशन सेलेक्ट करेंगे, ये ऑनलाइन भी हो सकते हैं, ऑफलाइन भी कोर्सेज हो सकते हैं। और उसमें कोर्स की कॉस्ट के 50% अप टू ए मैक्सिमम ऑफ 50,000 तक वो हम ये जो कमेटी की रिकमेंडेशन के आधार पर हम स्किल डेवलपमेंट के लिए भी और कोर्सेज करने के लिए भी ये सुविधा देंगे छात्रों को, जिससे कि वो अपना स्किल अपग्रेड करके और हाई एंड जॉब्स में जा सकें। ये आईटी यूनिट्स की एक खासियत है कि इसमें केपेक्स कम रहता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर कम रहता है, ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर ज्यादा रहता है। तो ये पिछली पॉलिसी में केपेक्स के अलावा ओपेक्स को इंसेंटिवाइज करने की व्यवस्था नहीं थी। अब हमने इसमें ये कहा है कि 10% तक हम ऑपरेशनल कॉस्ट भी बियर करेंगे। उसमें हमने 10% के ऊपर प्रति वर्ष 20 करोड़ की सीमा रखी है कि 20 करोड़ की सीमा तक हम ओपेक्स देंगे। मैनपुरी से भाजपा उम्मीदवार रघुराज शाक्य ने नामांकन दाखिल कर दिया है। उन्होंने कहा कि इस बार मैनपुरी में कमल खिलेगा और नेताजी की समाधि पर श्रद्धांजलि दी और आशीर्वाद लिया। नामांकन के दौरान पूर्व कार्य मंत्री पंडित राम नरेश अग्निहोत्री और प्रदीप सिंह चौहान प्रस्तावक बने। अब खबर लखनऊ से है, जहां शिव पांडे यूपी कांग्रेस कमेटी के कोषाध्यक्ष बनाए गए हैं, जिसका आदेश राष्ट्रीय महासचिव केसी वेणुगोपाल ने जारी किया है। भोजपुरी के सुपरस्टार और गोरखपुर के भाजपा सांसद रवि किशन ने गुजरात चुनाव के लिए गुजराती भोजपुरी का मिक्स रैप सॉन्ग की गाया है, जिसका पोस्टर भी जारी हुआ है और इसे कल रिलीज करने की तैयारी है। पोस्टर में सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा दिख रही है और साथ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गुजरात के वर्तमान मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल की तस्वीर है। रवि किशन के प्रशंसकों को उम्मीद है कि ये गाना गुजरात में रह रहे उत्तर प्रदेश और बिहार के लोगों की जुबान पर चढ़ जाएगा। विकासમાં સહયોગી છે ગુજરાતમાં શું બાપા ગુજરાતમાં કોણ છે ગુજરાતમાં કોણ છે गृह प्रवेश एवं चाबी वितरण कार्यक्रम का आयोजन सीतापुर की ब्लॉक सिधौली के सभागार में किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में एमएलसी पवन सिंह चौहान पहुंचे और कार्यक्रम में करीब 115 लाभार्थियों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकानों की चाबी सौंपी गई। कार्यक्रम में पहुंचे एमएलसी पवन सिंह चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी का सपना है कि 2024 से पहले प्रत्येक व्यक्ति का अपना खुद का मकान हो। इस लक्ष्य के तहत लाभार्थियों को आवासों की चाबी वितरित की गई है। सीतापुर की सिधौली तहसील में नगर निकाय चुनाव को लेकर पूर्व कैबिनेट मंत्री नकुल दुबे की अगुवाई में कांग्रेस पार्टी की एक बैठक संपन्न हुई। बैठक में स्थानीय चुनाव को लेकर विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गई और निकाय चुनाव में जिताई कांग्रेस प्रत्याशियों पर जोर दिया गया। दुबे ने कहा कि ये हाल रहे तो आने वाले दिनों में भारत में कंगाली छा जाएगी। निरंकुश भाजपा सरकार ऐसे कारनामों से देश को बचाने के लिए निकाय चुनाव में बीजेपी सरकार को जवाब देना है।
आज पूरे हिंदुस्तान में राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा की लहर चल पड़ी है, तो अपने कांग्रेस जनों में इस बात का व्यापक प्रचार प्रसार करने के लिए एवं बहुत ही शीघ्र नगर निकाय के चुनाव भी होने जा रहे हैं इस प्रदेश में, तो उसके परिप्रेक्ष्य में भी हम सब लोग यहाँ पर उसी की तैयारी की चर्चा कर रहे हैं। और हम लोग चाहते हैं कि हमारे राहुल गांधी जी की जो यात्रा चल रही है कन्याकुमारी से कश्मीर तक, वो रैली का प्रभाव जन जन के हृदय तक पहुंचे। तो अब डब्लू की आवाज हर किसी के पास पहुंच चुकी है। एक एक व्यक्ति जान चुका है कि इनको अगर हमने जल्दी से जल्दी इनका सफाया नहीं किया तो ये देश अपने देश का सफाया करने में कामयाब हो जाएंगे। गोरखपुर के शाहपुर इलाके में गीता वाटिका स्थित घोसीपुरवा में पिता और दो बेटियां दुपट्टे के सहारे फंदे से लटके मिले। सूचना पर एसएसपी, एसपी सिटी और फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची और जांच पड़ताल करने के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। जानकारी के अनुसार ओम प्रकाश श्रीवास्तव के दो बेटे हैं। दोनों अगल बगल में मकान में रहते हैं और ओम प्रकाश मूल रूप से बिहार के गुठनी थाना क्षेत्र सिवान का रहने वाला है। घटनास्थल के निरीक्षण से कुछ चीजें मिली हैं, उसका अध्ययन किया जा रहा है, उनको देखा जा रहा है क्या उसमें लिखा हुआ है और घटना के पूर्व की क्या परिस्थितियां रही हैं, क्या पृष्ठभूमि रही है, उनके परिजनों से हमारे अधिकारियों द्वारा बात की जा रही है और जो भी चीजें सामने आएंगी उस हिसाब से अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी। के जिला जज संतोष राय ने आय से अधिक संपत्ति रखने के मामले में मुख्तार अंसारी के साले आतिफ रजा को प्रवर्तन निदेशालय की कस्टडी की में और 7 दिनों के लिए रखने का आदेश जारी किया है। कोर्ट ने कहा है कि आरोपित आतिफ को 15 नवंबर से 21 नवंबर दोपहर 2 बजे तक कस्टडी में पूछताछ के लिए सौंपा जाता है। आपको बता दें कि 15 नवंबर तक ईडी की हिरासत में रखने का आदेश जिला जज ने पूर्व में ही दिया था। तो बताई जाएगी। तो इस तरह से यहाँ पर जो है यहाँ पर इनको मेडिकल सुविधा भी दी जाए और इसके साथ ही साथ किसी तरह से पूछताछ में इनको टॉर्चर न किया जाए और कस्टडी रिमांड पर लेते समय इनका मेडिकल कराया जाए। तो ऐसे तमाम हिदायत भी दी गई और इस गाड़ी जो है इस गाड़ी पर तस्दीक रजा को बिठाया जाएगा। इसमें नहीं है, इसमें काले जैसा कुछ लगा हुआ है कैंसर का पेशेंट। यूपी के बस्ती में रफ्तार का कहर देखने को मिला है। आपको बता दें, सड़क किनारे खड़े ट्रक से बस टकराई। हादसे में एक यात्री की मौत की खबर आ रही है और 4 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। हादसे में बस का अगला हिस्सा क्षतिग्रस्त हुआ। लखनऊ से गोरखपुर जा रही थी अनुबंधित बस। कप्तानगंज थाना क्षेत्र के नेशनल हाईवे 28 की यह घटना बताई जा रही है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती करवा दिया है। राजधानी लखनऊ के थाना दुबग्गा के अंतर्गत बसंत कुंज के एफ ब्लॉक में तब हड़कंप मच गया जब पता चला कि निधि को पड़ोस के रहने वाला युवक ने 4 मंजिल से नीचे फेंक दिया, जिसके बाद आनन फानन में उसको हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां उसको मृत घोषित कर दिया। तो वहीं घटना के बाद युवक और उसके परिवार के लोग फरार हो गए। सूचना मिलते ही डीसीपी सहित प्रशासन मौके पर पहुंचा और पड़ताल शुरू की। मृतका निधि की मां का आरोप है कि सूफियान लगातार मेरी बेटी को जबरन परेशान करता था, उसका निकलना दुर्भर करता था, शादी करने की जिद पर अड़ा हुआ था। मेरी बेटी बहुत ही डरी सहमी हुई थी। यहाँ पर रहती थी और इनका कतिपय कारणों को लेके अपने इसी पूरा कॉलोनी में ही दूसरे ब्लॉक में जो रहते हैं उनसे विवाद हुआ और तत्पश्चात जो इनकी जो छत से गिरने से इनकी मौत हो गई है। इस संबंध में समुचित धाराओं में और संगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है। अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु समुचित प्रयास किए जाएंगे और इनके साथ त्वरित न्याय की व्यवस्था, जो उनकी मां का जो भी कथन है वो हम सब ने जैसा उन्होंने बताया है वैसा ही अभियोग पंजीकृत हो रहा है और उसी के अनुरूप ही कार्रवाई। गुजैनी थाना क्षेत्र के अंबेडकर नगर में उस समय सनसनी फैल गई जब एक सिपाही के बेटे ने लाइसेंसी रिवॉल्वर से खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली। तेज आवाज सुन परिजन जब कमरे में पहुंचे तब वे नजारा देख सन्न रह गए। युवक की आत्महत्या करने का कारण स्पष्ट नहीं हो सका है और पुलिस और फॉरेंसिक टीम जांच पड़ताल कर रही है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 19 नवंबर को अपने संसदीय क्षेत्र बनारस के दौरे पर रहेंगे, जहां 1 महीने तक चलने वाले काशी तमिल संगमम का शुभारंभ करेंगे। तो वहीं एम्फीथिएटर में आयोजित तमिल के शुभारंभ समारोह पर सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी अवलोकन के बाद उनको संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी के आगमन की सूचना मिलते ही प्रशासनिक मशीनरी मुस्तैद है, मजिस्ट्रेटों की तैनाती कर दी गई है। से माननीय प्रधानमंत्री जी के आगमन को लेके एसपीजी की टीम आई हुई थी। उनका ये रेगुलर एक रूटीन ब्रीफिंग होती है, जिसमें वो जिला प्रशासन से जो अपेक्षाएं हैं वो बताते हैं और उसके सापेक्ष हम लोग आगे कार्रवाई करते हैं। अभी फाइन जो डिटेल्स तो आगे बताया जाएगा, बट लगभग 2 घंटे का कार्यक्रम रहेगा यहाँ पे। बता दें कि 19 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनारस दौरे पर रहेंगे, जहां प्रशासन और पुलिस बिल्कुल अलर्ट मोड पे है। सारी तैयारियां की जा रही है। यूपी के रायबरेली में दबंगों का तांडव थमने का नाम नहीं ले रहा है। दबंग दिन दहाड़े दबंगई को अंजाम देकर कानून व्यवस्था को चुनौती दे रहे हैं। ताजा मामला जिले के शहर कोतवाली क्षेत्र के डिग्री कॉलेज चौराहे का एफजी कॉलेज का है। यहां कॉलेज परिसर की बाउंड्री वॉल बनाई जा रही है। बुधवार को हड़कंप उस समय मचा जब लाठी डंडों से लैस हो लगभग 4 दर्जन दबंगों ने कई लोगों को लहूलुहान कर बाउंड्री वॉल की दीवार को गिरा दिया। छात्र और दबंगों के बीच पत्थरबाजी भी हुई, जिसमें बीएड के 2 छात्रों की चोटें आई हैं। नाराज हो कई संख्या में छात्र धरने पर भी बैठे हैं। मौके पर एसडीएम सदर और सीओ सिटी ने आक्रोशित छात्रों को समझाया और दबंगों पर कार्रवाई करने का भरोसा दिलाया। एवन उत्तर प्रदेश में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए एवन टीवी। नमस्कार।